आप हमारी यूपी की यात्रा देख रहे हैं पिछले 2-2.5 हफ्तों से। वो यात्रा एक चक्कर पूरा करके, एक फेरा लगा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नोएडा आ गई। अब जस्ट बिकॉज हम नोएडा में रहते हैं इसका मतलब ये तो नहीं कि नोएडा की राजनीतिक अहमियत कम है। ये भी अपने आप में एक भरा पूरा ज़िला है और सरकारी कागज़ों में इसका नाम गौतम बुद्ध नगर होता है। 3 विधानसभाएं हैं, उसमें से एक विधानसभा है जेवर, जहाँ के विधायक धीरेन्द्र सिंह हमारे साथ हैं, भाजपा के नेता हैं। यहीं पे 2 बड़ी परियोजनाएं आ रही हैं जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उससे भी ज़्यादा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात करते हैं। एक तो जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और एक बताया गया कि 1000 एकड़ की फिल्म सिटी बन रही है। फिल्म वालों का और सरकार का जो नाता है वो बिल्कुल मैक्सिकन वेव की तरह होता है। कुछ लोगों के लिए हाई पे है, कुछ लोगों के लिए लो पे है। और अगर मैं अपने साइंस एडिटर आयुष जी को याद करते हुए कहूँ तो जब विज्ञान में हम वेव पढ़ते हैं ना, तो शंग और गर्त ये 2 शब्द सिखाए जाते हैं, तो बिल्कुल वैसा हाल है। तो हमें लगा कि जहाँ पे ये 2 परियोजनाएं हैं वहाँ के विधायक जी से बात करें। कुछ लोगों ने ट्विटर पर टैग भी किया कि भैया लल्लन टॉप आप गमछा पहनते हो, विधायक जी भी पहनते हैं। और कई लोगों ने ध्यान दिलाया कि ये वो विधायक हैं जो ट्विटर पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो ऐसे धीरेन्द्र सिंह हैं और हैं हमारे सवाल। तो सर शुरू किया जाए। बिल्कुल। हम लोग जैसे हमारी रिसर्च टीम के लोग हैं, उनको हुआ कि अच्छा धीरेन्द्र सिंह का इंटरव्यू करना है, गूगल करना शुरू किया आपको कुछ भी। तो जो पहला फैक्ट आपके बारे में आता है वो ये आता है कि 10 मई 2011 भट्टा परसौल कांड, यानी कि 7 मई को गोली चले, 3 दिन बीत चुके थे, किसान भी मरे, पुलिस वाले भी मरे, जिलाधिकारी दीपक अग्रवाल को भी गोली लगी। उसके बाद राहुल गांधी यहाँ आना चाहते थे, मायावती की सरकार थी, मनाही कर दी गई, तो वो एक मोटरसाइकिल पे बैठ के भट्टा परसौल पहुंच गए और वो मोटरसाइकिल धीरेन्द्र सिंह चला रहे थे। लोगों ने कहा कि राहुल गांधी की तो सवारी कहीं नहीं पहुंची, लेकिन धीरेन्द्र सिंह की नेतागिरी आगे बढ़ गई। क्या हुआ था उस दिन? देखिए, वो बड़ा एक ऐसा माहौल था उस वक्त पूरे एनसीआर क्षेत्र में कि किसानों का आंदोलन भट्टा परसौल, और वो उस ज़मीन के लिए आंदोलन था जिसे किसान अपनी माँ मानता है। ये जीवन यापन का ज़रिया था। कुछ ऐसी कमियां सरकारों की तरफ से रहीं जो ब्रिटानिया हुकूमत का 125 साल पुराना कानून, जिसमें बलात ज़मीनों का अधिग्रहण होता था बिना किसान की मर्ज़ी के, तो उसी पुराने कानून की आड़ में तत्कालीन सरकार ने ज़मीनें बिल्डरों को बेचना शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी परियोजनाएं, नाम विकास का होता था, लेकिन उस गोरख धंधे में सरकारों से लेकर देश के नौकरशाह भी शामिल होते थे। तो जब ये बात हमने किसानों को बतानी शुरू की और पास के उदाहरण हमने दिए, जैसे हमारे पास में जेपी को बहुत सारी ज़मीन खरीद कर दी गई, किसानों से वो 800 रुपये मीटर में ली गई, लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि वही ज़मीन प्लॉटों में 38 से 40 हज़ार रुपये मीटर बेची जा रही है, तो ये एक बहुत चौंकाने वाला तथ्य था। क्योंकि जो किसान गांवों में हज़ारों सालों से ज़मीन को अपने जीवन यापन का ज़रिया बनाए हुए थे, उनके जीवन यापन का ज़रिया उजाड़ कर एक छोटी सी रकम उन्हें देकर और फिर उन उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना जो देश की अर्थव्यवस्था को अपनी मुट्ठी में जकड़ कर रखना चाहते थे, जब ये किसानों को बताना शुरू किया गया तो एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई और लोगों ने भट्टा गांव में शुरुआत कर दी सरकार की इस नीति के ख़िलाफ़, उस कानून के ख़िलाफ़ जो 1800 या 19वीं शताब्दी का कानून था। धीरे धीरे वो ज़ोर पकड़ने लगा आंदोलन और किसान किसी भी रूप में झुकने को तैयार नहीं हुए। तब सरकार को लगा कि उसके जो मंसूबे हैं और उसने जो व्यापार बना रखा है ज़मीनों को किसानों की आड़ में, उन्होंने किसानों का दमन करना चाहा। उस दमन में हिंसा हुई और उस हिंसा में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए, किसान भी मरे, जिलाधिकारी को भी गोली लगी। तो एक बदले की भावना मैंने देखी जिस दिन गोलीबारी हुई। जो प्रशासनिक अमला था उसने बिना फैक्ट्स को जाने सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश की कि कैसे जो किसान आवाज़ उठा रहे थे अपनी जीवन यापन के ज़रिए के लिए, उन्हें घरों में से निकाल कर पीटना शुरू कर दिया। और
महिलाएं घर छोड़कर भाग गईं, पुरुष सारे बुजुर्ग घर छोड़कर भाग गए, नौजवानों को निकाल निकाल कर पीटा गया। तो एक ऐसा माहौल पूरे क्षेत्र में हो गया 4-5 गांवों में, जहां ऐसी दहशत कायम हो गई जिस तरीके से अंग्रेज लोग जुल्म किया करते थे। उस वक्त मैंने महसूस किया कि सरकार की मंशा लग रही है कि जैसे वो किन्हीं विशेष लोगों को और खासकर उन किसानों को सबक सिखाने के मूड में जो अपनी ज़मीन देने का विरोध कर रहे हैं। मैंने उस समय, मैं कांग्रेस पार्टी में था, मैंने राहुल गांधी जी के कार्यालय को अवगत कराया, हालात बहुत विस्फोटक हैं और इस वक्त आपकी मदद की ज़रूरत है किसानों को। मेरी बात को समझा और वो सुबह के करीब यहाँ आ गए। उस वक्त पूरा छावनी बना हुआ था, एक एक रोड को नाकाबंदी की गई थी पुलिस के द्वारा ताकि बाहर का कोई व्यक्ति एंटर ना कर जाए। प्रेस को नहीं जाने दिया जा रहा था, क्योंकि जिस तरीके से घरों से खींचकर किसानों के साथ बदसलूकी हो रही थी उसे कोई कैमरे में कैद ना कर पाए। सुबह का समय था, राहुल गांधी जी सुबह तकरीबन 4:45 बजे के करीब इस क्षेत्र में आ गए थे। फिर हम उन्हें पारसोल गांव तक ले गए। पारसोल से वो भट्टा गए पैदल ही। भट्टा उन्होंने किसानों से बात की, फिर पारसोल आ गए। तो वहाँ के किसानों ने एक प्रार्थना उनसे की कि देखिए, इस वक्त पुलिस बैकफुट पर है, चूँकि आप हैं। अगर आप हमें छोड़कर चले गए तो शाम को फिर हमें घरों से निकाल कर पीटा जाएगा। तो राहुल गांधी जी ने समझा हालात को और वो वहीं धरने पर बैठ गए। काफ़ी वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई गाँव की, आसपास की, और इस मुद्दे को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच मिला उस घटना के बाद। वो अदालतें जो किसानों के जितने भी मुआवजे और ज़मीन अधिग्रहण के प्रकरण हुआ करते थे, उन फाइलों को नज़रअंदाज किया करती थी। वो बड़े बड़े हुक्मरान जिन्हें किसानों की असलियत के बारे में पता नहीं था कि वो कैसे कर्ज में डूबकर अपनी ज़मीन से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, और सरकार में बैठे वो लोग और वो मीडिया जो सच्चाई से वाकिफ़ नहीं था। इस घटना के बाद इतना कवरेज मिला किसानों को, जिससे यह मुद्दा विश्वव्यापी हो गया, राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया, और धीरे धीरे लोग किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुनने लगे। अदालतों ने भी और गंभीरता से देखना शुरू किया, और अदालत भी लिबरल हुई उस समस्या को देखने के बाद। उन्होंने स्टे देने शुरू कर दिए। कुल मिलाकर एक राहत मिली किसानों को, लेकिन उस आंदोलन ने एक दिशा दे दी। नया भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का बने और वो 125 साल पुराना कानून बदला जाए जहां किसान की सहमति नहीं ली जाती थी। तो ये पूरा घटनाक्रम रहा। उसके बाद आप कांग्रेस के प्रवक्ता बना दिए गए? नहीं, कांग्रेस ने कई बार मुझे जिला अध्यक्ष, महासचिव बनाने का प्रयास किया, लेकिन मैंने यही कहा कि देखिए, मैं किसानों के आंदोलनों में सक्रिय रहता हूँ और मेरी ज़रूरत संगठन के कार्यालय से ज़्यादा ज़मीन पर है। क्योंकि जब मैंने अध्ययन किया बहुत महाराष्ट्र के किसानों की समस्या, मध्य प्रदेश के, तो उस अध्ययन से मुझे यह आभास हुआ कि वास्तव में बहुत हकतलफी किसानों के साथ अब तक होती रही है। तो मैंने हमेशा अपने पार्टी के बड़े नेताओं से कहा कि मुझे संगठन की बजाय अगर आप यहीं क्षेत्र में किसानों का काम दे दें तो मैं बेहतर उनकी मदद भी कर पाऊंगा और पार्टी को उनकी समस्याओं से अवगत कराने का काम करता रहूँगा। चूँकि 2013 का कानून बनने के लिए यहाँ उस समय राहुल गांधी जी वायदा करके गए थे। हमने देखा कि आखिरी सत्र रह गया था, कांग्रेस का जो आखिरी समय था, लेकिन जब भी चर्चा होती थी सदन में तो वो कोयला घोटाले की होती थी, 2G की होती थी, लेकिन देश के उस बहुसंख्यक समाज की नहीं होती थी जो 68% के करीब इस देश में किसान हैं। हमें ये बुरा लगा। हमने अपने ही सांसदों के खिलाफ जो कांग्रेस के थे रैली निकाली साउथ एक्स में। हम उनके घरों पर गए, सुबह प्रभात फेरी हम लोगों ने निकाली और उन्हें नींद से जगाया। उन्हें बुरा भी लगा, क्योंकि पॉलिटिकल लोग रात को देर रात तक सोते हैं और सुबह देर तक उठते हैं। तो उन्हें बुरा लगा कि आप हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। पुलिस भी आ गई। मैंने कहा देखिए, आखिरी सत्र है हमारा,
कांग्रेस पार्टी का और जो वायदा किया गया था, मनमोहन सिंह जी से भी मिले थे किसान तत्कालीन प्रधानमंत्री से, तो अगर आप इस समय भी ये कानून नहीं बना पाए तो मैं समझता हूँ फिर पता नहीं आने वाली सरकारें कैसी होंगी, वो किसानों को देख पाएंगी या नहीं। तो हमने इतना नैतिक दबाव बनाया अपनी कांग्रेस पार्टी पर ही, उनके सांसदों पर, कि अंततः उस दबाव के आगे सभी नेताओं को झुकना पड़ा और 2013 के कानून की चर्चाएं होने लगी। ये सदन में लाया गया, इस पर बहस हुई और सबसे अच्छा काम ये हुआ कि उस समिति में हम किसानों को भी बुलाया गया जो इस क्षेत्र के थे और एनसीआर क्षेत्र के किसान थे। उनके जो तर्क थे उन्हें समाहित किया गया कानून में, और क्या बेहतर हो सकता है, सभी की जो एक सहमति होती है उसका प्रयास किया गया कि कानून ऐसा बने जिससे औद्योगिक विकास भी ना रुके और किसानों का जो जीवन यापन का जरिया है वो भी इस स्थिति तक मुआवजे के तौर पर मिल जाए ताकि भविष्य में उनके बच्चों को दिक्कत ना हो। तो एक ऐसा कानून अमल में लाया जा सका और वो पास हुआ कानून, और उसके बाद आज हम देखते हैं कि उस कानून में इतने फ़ायदे दिए गए हैं। वो खेतीहर मजदूर जिसे पुराने कानून में कोई लाभ नहीं दिया जाता था, या गांव में रहने वाला प्राचीन समय से जो हमारी गांव की व्यवस्थाएं थी उसमें कुम्हार, धीवर, लोहार, बढ़ई, ये ऐसे कारीगर लोग थे जिनका जीवन यापन किसान की खेती पर ही निर्भर था। कानून में पुराने में किसान को तो मुआवजा मिल जाता था, लेकिन ये सारे परिवार बेरोजगार हो जाते थे जिनके पास ज़मीन के बड़े टुकड़े नहीं, जिनके पास ज़मीन के बड़े टुकड़े या थे ही नहीं, जो सिर्फ मजदूरी पर आश्रित थे किसान की खेती पर, तो उन लोगों को भी इस कानून में समाहित किया गया। ठीक है, ये तो कानून की बात हो गई। अब हम आते हैं 2012 के विधानसभा चुनाव पे। मई 11 में धीरेन्द्र सिंह सारथी बनते हैं और 12 में कांग्रेस का टिकट मिलता है, चुनाव लड़ते हैं और बसपा के 3 बार के विधायक वेदराम भाटी से लगभग 9,500 वोट से हारते हैं। हालांकि आपको 58,000 वोट मिला था। कैसा था पहली बार चुनाव लड़ने का अनुभव, और जब यहाँ इतना बड़ा आंदोलन हुआ, आप उससे जुड़े हुए थे, तो आपकी हार की वजह क्या रही? और ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। देखिए, लोकतंत्र एक ऐसा खासियत है इसमें, बहुत सी सरकारें विकास कराती हैं और प्रयासरत रहती हैं कि उसके यहाँ रहने वाले लोग, जो भी आवाम है, उसे हम सुखी रख सकें। उस चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे पास था, तत्कालीन सरकार की जड़ों को हमने हिलाने का काम सभी लोगों ने मिलकर किया था, और किसान की जो हैसियत थी उसे पूरे देश ने जाना था। लेकिन चुनाव में बहुत नज़दीक पहुंचकर भी हार गया, तो मैं इसे अपनी कमी मानता था। कुछ मैनेजमेंट की कमियां थी। आधार मेरा बहुत अच्छा था और लोगों को बड़ा दुख हुआ जब मैं चुनाव हारा, लेकिन मुझे ज़रा भी एहसास नहीं हुआ, क्योंकि मेरी राजनीति संघर्ष की राजनीति रही थी। तो मैं सोचा कोई बात नहीं, आगे मौका आएगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और जो मेरे सामने चुनाव जीते थे, चूँकि ये सीट बसपा का मजबूत गढ़ रही है और जो बसपा का वोट बैंक था, मायावती इसी ज़िले की रहने वाली हैं। आईबी की रिपोर्ट्स में ये चला गया था कि मैं चुनाव 30,000 से जीत रहा हूँ। तो बहुत प्रयास उस सरकार ने किया मुझे यहाँ चुनाव हरवाने का। बहुत ज़्यादा उन्होंने धन का और शक्ति बल का उपयोग किया और वो चुनाव मेरे हाथ से निकला। लेकिन उसके बाद भी मुझे और मौका मिला किसानों की समस्याएं उठाने का। तो ये मैं समझता हूँ कि जो नसीब होता है व्यक्ति का, वो भी बहुत मायने रखता है। लेकिन हमारे लिए भी ये दिलचस्प है कि आप कह रहे हैं कि आईबी की रिपोर्ट पहुंची और उसके बाद आपके खिलाफ नए सिरे से कॉम्बिंग शुरू हुई। विधायक जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आप ने शुरुआत अपने छात्र जीवन और उसके बाद कांग्रेस की राजनीति की, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, किसान नेता बने, कांग्रेस में रहे, 12 का चुनाव लड़े और 17 के चुनाव से कुछ महीने पहले आपने बीजेपी में शामिल हुए, है ना? और फिर आप बीजेपी से ही विधायक हैं। तो जब बीजेपी वालों से बात करते हैं तो अंदर खाने वो तो कह देते हैं कि साहब हमारे लिए विनेबिलिटी एक फैक्टर है, हमने आइडेंटिफाई की सीटें कि कौन सी सीट है जहाँ पे हम परंपरागत रूप से हार रहे हैं, तीसरे चौथे नंबर पर हैं, और वहाँ पे फिर हमें ऐसे कैंडिडेट की तलाश थी जो भाजपा में आ सके और जीत सके। ये वो बताते हैं। आपका तर्क क्या रहा बीजेपी ज्वाइन करने का? कांग्रेस का आपका अनुभव क्या रहा? क्योंकि कांग्रेस भी पहले नारा दे रही थी 27 साल यूपी बेहाल, फिर बोली यूपी को ये 7 पसंद है,
पर आप 12 से 17 तक कहाँ प्लेस्ड थे? आपने जो अभी कहा कि 27 साल यूपी बेहाल, मुझे याद है मैं उस रैली में दिल्ली से लेकर और पूर्वांचल तक रहा था। देवरिया टू दिल्ली। देवरिया भी में राहुल गांधी जी जब पहुंचे थे मैं वहाँ मौजूद था। तो जब हमने नारा लगाया 27 साल यूपी बेहाल, और उसके बाद जब हमसे कहा गया कि यूपी को ये साथ पसंद है, तो कहीं ना कहीं एक वैचारिक जो द्वंद्व था वो मस्तिष्क में शुरू हुआ कि आज तक हम जिसकी खिलाफत कर रहे थे, अब हम उसी को साथ पसंदने वाला नारा दें, तो मन तो तभी खिन्न हो गया था। तो मन में सोचा गया क्यों ना एक ऐसी राष्ट्रीय विचारधारा को चुना जाए जिसमें रहकर जो हम अपने क्षेत्र के लिए करना चाहते हैं, जो लोगों का भला और विकास करना चाहते हैं, एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी का चयन किया जाए जिससे हम अपने क्षेत्र को विकास की तरफ ले जा सकें। तो वो मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया और उनका जो सर्वे था वो बड़ा सटीक था और मैं इसके लिए इस पार्टी को बहुत ज़्यादा सम्मान देता हूँ। क्या सर्वे था? सर्वे उन्होंने ऐसी सीटों का किया कि हमारी विनेबिलिटी कौन हो सकती है। तो जब उन्होंने ये समझा कि मैं ये सीट जीत सकता हूँ, तब उन लोगों ने मुझे मौका दिया। मैंने क्षेत्र के लोगों से पूछा, उनकी भी यही रहा। मैं ये थोड़ा ये समझना चाहता हूँ विधायक जी, चूंकि आप इतना खुल के बात कर रहे हैं, हाउ डज दिस सिस्टम वर्क? मतलब मौका दिया, मतलब कोई आपके पास पॉलिटिकल मैसेंजर आया होगा, प्रदेश की तरफ से अप्रोच किया गया होगा, जिले की तरफ से, वो प्रोसेस क्या होता है अपनी पार्टी ज्वाइन कराने का? देखिए, मैं चूंकि ज़मीन का आदमी हूँ, प्रोसेस आज तक मेरी समझ में भी नहीं आया राजनीतिक पार्टियों का। मैंने कभी समझने का प्रयास भी नहीं किया। हम कांग्रेस पार्टी में रहे तो हमें कभी ये ज़रूरी नहीं समझा। पार्टी ने हमें सम्मान दिया और स्वतः ही ये कहा कि आप लड़िए जेवर विधानसभा से। इसी तरीके से बीजेपी में भी कुछ ऐसे नेता जिनका नाम मैं बताना नहीं चाहूँगा, उन्होंने मुझसे वार्ता की और कहा कि देखिए, राष्ट्रीय पार्टी है और यह क्षेत्र बीजेपी के लिहाज से बहुत अच्छा क्षेत्र है। यहाँ विकास के बहुत ज़्यादा योजनाएं हम लोग ला सकते हैं। इस क्षेत्र के माध्यम से हम उत्तर भारत को एक नया आयाम दे सकते हैं। तो इस तरीके से मुझे जब कुछ नेताओं ने समझाया और यहाँ के लोगों से मैंने वार्ता की, तो मुझे लगा कि बेहतर होगा कि एक ऐसी पार्टी का चयन किया जाए जिसमें नारे बदलने ना पड़े, विचारधारा एक हो और वो विचारधारा राष्ट्र के इर्द गिर्द घूमती हो। तो ये कुछ ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से मैंने बीजेपी ज्वाइन की। अभी आप ये कारण बता रहे हैं, लेकिन जब हम 2014 की आपकी गतिविधियां देखते हैं, तब आप जिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 17 में आते हैं, आप उन्हीं के खिलाफ नारे लगा रहे थे। 2015 का जब वो भूमि अधिग्रहण पे पूरा विवाद हुआ। नहीं, तो वो सारी चीज़ें मैंने डिलीट कहाँ की हैं, वो मेरी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। जब मैंने जन्म लिया उस वक्त मेरा परिवार कांग्रेस में था और कांग्रेस में पूरी निष्ठा के साथ हम लोगों ने काम किया। लेकिन जब हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए और हमने उनकी विचारधारा से सीखा और समझा, तो हम पूरी तरीके से अपनी पार्टी के लिए संकल्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं और उनके नेताओं के जो सोच होती है, जैसे मोदी जी जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश का एक मुकाम स्थापित करना चाहते हैं, या आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ले लें, मैं नज़दीक से उन्हें देखता हूँ। 24 घंटे में से 20 घंटे जहाँ का नेतृत्व काम करता हो और सिर्फ जनता के लिए काम करता हो, उनकी बहबूदी के लिए, तो ये एक बहुत अच्छा हमें मौका लगा। और मैं बाद में द्वंद्व में भी था कि मैं एक साथ कांग्रेस से, जहाँ मैं हमेशा किसानों के संघर्ष में रहा, विरोध में रहा, और एक साथ विपरीत पार्टी में आ जाऊंगा। लेकिन आने के बाद मैंने ये देखा कि मैंने जो चुनाव किया था पार्टी का वो सही किया। आज मेरा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र बनने जा रहा है कि जो दुनिया के मानचित्र पर बहुत तेजी से उभरा। क्षेत्र पे हम बात करेंगे विधायक जी। बस एक आखिरी सवाल इस इतिहास से जुड़ा हुआ, जब आपने पार्टी स्विच करने की सोची, तब आप तो राहुल गांधी के सिपा सालार थे, रोका नहीं किसी ने आपको कांग्रेस में? नहीं, देखिए, मैंने कुछ ऐसे हालात पैदा हुए, मैंने आपको बताया 27 साल यूपी बेहाल और फिर यूपी को ये साथ पसंद है। उसके बाद बम्बई से एक फिल्म स्टार को लाकर जब यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो मेरे मन में द्वंद्व हुआ कि भाई ये उत्तर प्रदेश वह उत्तर प्रदेश है जहाँ भगवान श्री राम और कृष्ण जैसे लोगों ने जन्म लिया है, और गौतम बुद्ध की भी ये कर्मस्थली रहा है जिन्होंने दुनिया को शांति का संदेश दिया।
तो वहाँ अगर एक फिल्मी कलाकार आके जो ये नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण क्या है, कांग्रेस की पृष्ठभूमि क्या है, तो ये सारे द्वंद्व मेरे दिलो दिमाग में रहे। मैंने सोचा नहीं, कांग्रेस जो है भटकाव की तरफ है। और मैंने उन्हें लिखा भी, राहुल गांधी जी के ऑफिस को मैंने मेल। आप राज बब्बर की बात कर रहे हैं? जी, मैं राज बब्बर जी की बात कर रहा हूँ। मैंने मेल भी भेजा कि देखिए, ऐसे लोगों का नेतृत्व जिन्हें कोई जानकारी इस महान प्रदेश के बारे में नहीं है और जो जनता की आकांक्षाओं पर सिर्फ इसलिए खरा उतर सकते हैं कि उन्हें भीड़ इकट्ठी करनी हो तो ठीक है, लेकिन जिनका कोई विचार नहीं, जो कुछ जानते नहीं यहाँ के बारे में, तो ये मैंने साफ लिख कर कांग्रेस के नेतृत्व को भेजा। मैंने कि ये सारी चीज़ें गलत हैं और कांग्रेस पार्टी के भविष्य के लिए इससे बहुत नुकसान होगा। तो ये द्वंद्व हमारा पार्टी के अंदर वैचारिक लिखा पढ़ी में चलता रहा। और जब मैंने ये देखा कि ऊपर के स्तर पर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा और भी कई ऐसे हालात पैदा होते चले गए, मैं बराबर लिखता रहा। मैं लिखने में कभी पीछे नहीं रहा अपनी बात पहुंचाना, क्योंकि मैं जिस पार्टी से जुड़ा हुआ था, मेरा फर्ज था कि मैं सारी बातें उन तक पहुंचाऊं। लोग चर्चा करने लगे कि नाचने गाने वाले कैसे इस प्रदेश को चला पाएंगे, और आप देख रहे हैं कि उसके बाद से धीरे धीरे जिस पार्टी में मैं पहले था उसका ग्राफ किस तेजी से गिरा। आपको नाचने गाने वालों से बड़ा एतराज़ दिख रहा है, लेकिन कई लोग भारतीय इतिहास से आपको उदाहरण दे सकते हैं कि अगर आप तमिलनाडु की राजनीति देखें, करुणानिधि स्क्रिप्ट राइटर थे, जयललिता एक्ट्रेस थी, एमजीआर एक्टर थे, और जिस पार्टी बीजेपी में आप हैं, यहाँ से थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, मथुरा, हेमा मालिनी वहाँ से सांसद हैं, एक्ट्रेस हैं, नृत्यांगना हैं, और जिस जेवर में हम बैठे हैं वहाँ आप फिल्म सिटी बना रहे हो, जिसमें ये आपके हिसाब से कथित सारे नाचने गाने वाले आ रहे हैं। तो ये नाचने गाने वालों से परहेज है उनकी राजनीति से? बात का आशा ही नहीं समझ पाए। हम जो फिल्म सिटी यहाँ बनाने जा रहे हैं वो हमारे देश की, प्रदेश की सभ्यता संस्कृति की पुनर्स्थापना का माध्यम बने और एक ऐसी फिल्म सिटी बने जहाँ इस देश की सभ्यता को पूरी दुनिया जाने। इस तरीके का विचार हमारी सरकार भी और हम लोग भी अपने दिल में संजोए हुए हैं। और यहाँ हम उन कलाकारों को मौका देने जा रहे हैं जिन लोगों को कहीं ना कहीं महाराष्ट्र जाने से डर लगने लगा था या उन्हें क्षेत्रवाद की भावना से ग्रसित ना होना पड़े। ये एनसीआर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम उत्तराखंड से ले लें और हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, इधर मध्य प्रदेश तक घूमते चले आए, तो ये महसूस किया गया कि प्रतिभाशाली लोगों का क्षेत्र है, लेकिन उन्हें मंच ना मिलने के कारण जो लोगों की प्रतिभाएं वो दबी की दबी रह जाती हैं। तो अब ये फिल्म सिटी यहाँ बनेगी, उन लोगों को एक मौका मिलेगा। तो इस फिल्म सिटी की स्थापना के पीछे तो बड़ा पुनीत मकसद है। यह भारतीय सभ्यता संस्कृति की पुनर्स्थापना का आधार बने। कैसे बनेगा? मतलब क्या आप लोग ब्रीफ देंगे जो लोग यहाँ पे अपने फिल्म स्टूडियो एस्टैब्लिश करेंगे कि आपकी फिल्म का कंटेंट कैसा होना चाहिए? मान लीजिए कोई मर्डर मिस्ट्री बनाना चाहे। मर्डर मिस्ट्री के लिए कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे एक परिकल्पना आदि पुरुष की है। सभी लोगों ने भगवान श्री राम का एक रूप देखा, दया का। जब समुद्र देवता से वो आग्रह करते हैं रास्ता देने के लिए, वो क्षत्रिय रूप देखा है भगवान श्री राम का। लेकिन उसमें जो उनके पराक्रम के भाव थे, जिस तरीके से उस युग में भगवान श्री राम ने राक्षसों का विनाश कर एक राम राज्य की स्थापना की, तो उनके बहुत सारे चरित्र के ऐसे पहलू जो उजागर हो सकें, जो बहुत सारी किताबों में लिखे गए, उन सारी चीज़ों को भी उजागर किया जाए उनके चरित्र के माध्यम से। हिंदुस्तान की संस्कृति जहाँ नालंदा और तक्षशिला जैसे महाविद्यालय, जहाँ दुनिया के पूरे छात्र पढ़ने आते थे, हमारे आज के लिटरेचर में जिस तरीके से वो लिखा गया है, हमारी जो नौजवान पीढ़ी है वो उन पर ध्यान नहीं दे पाती। अगर हम अपने भूत से और अपने भविष्य का निर्माण करने का प्रयास करेंगे और संस्कृति को अपनी को दिल में रखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हमारे भविष्य निर्माण में हमें बहुत सुविधा होगी और हम अपनी संस्कृति को भी दूसरों के सामने परिलक्षित कर पाएंगे। पर ये जो नाचने गाने वालों से आपको राजनीति में ऐतराज़ है, वो समझना चाह रहा हूँ मैं। ये तो फिल्म सिटी की बात होगी। मैं खुद संगीत का शौकीन हूँ। हाँ। और जब भी मुझे मौका मिलता है, जैसे मेरे यहाँ बहुत नृत्यांगनाएं जो शास्त्रीय संगीत नोएडा में जैसे अन्नू जी हैं और बहुत लोग हैं, मैं खुद उसका पसंदीदा वो है हमारी कला है, उसे मैं खुद पसंद करता हूँ।
लेकिन राजनीति में मेरा मानना ये है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में और उसका प्रदेश अध्यक्ष जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है जिससे पूरा संगठन चलता है, मैं नहीं समझता कि उस पर किसी फिल्म उद्योग के आदमी को काबिज किया जाए। मैं समझता हूँ व्यवहारिक जानकारी वाला व्यक्ति जो समाज के बारे में जानता हो, जो राजनीति के बारे में जानता हो, इस तरीके के व्यक्ति को उस पर लाना चाहिए था। अच्छा, चलिए ये तो हो गई आपके कांग्रेस के दौर की बात। अब हम बीजेपी के दौर की बात करते हैं। थोड़ा विधायक जी हमको ये बताइए, आप ये दावा कर रहे हैं कि आपने अलग अलग प्रदेशों के किसानों की दुख तकलीफ को समझा, आपने एक भूमि अधिग्रहण कानून की बात की कि कैसे वो उस पर विरोध हुआ, 2013 में बदलाव हुआ। अब हम जान रहे हैं कि ये जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, फिर हमें खबरें मिली कि अभी प्रधानमंत्री आएंगे और उसकी आधारशिला, कहाँ पे अटका हुआ है मामला, कब आएंगे? उम्मीद थी, जहाँ तक मेरी उत्तर प्रदेश शासन से बात हुई थी पिछले दिनों सत्र के दौरान, तो एक टेंटेटिव ये पता चला था कि अगस्त के आखिरी सप्ताह में प्रधानमंत्री समय दे सकते हैं। लेकिन कल्याण सिंह जी का निधन होना और ऐसी घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो जाने की वजह से, जैसे अफगानिस्तान का तख्ता पलट हो गया, तो हो सकता है पीएमओ समय ना दे पाया हो। लेकिन यहाँ पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, जगह का चुनाव कर लिया गया, सारी सिक्योरिटी व्यवस्थाएं देख ली गई हैं। कुल मिलाकर सबसे मुख्य बात यह है कि जहां 2 इंच जमीन के लिए गोलियां चलती थीं, उस जगह पर इतना बड़ा भूमि अधिग्रहण हो जाना अपने आप में पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। कैसे हुआ? और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन किसानों का, मैंने उन्हें वास्ता दिया इस क्षेत्र के विकास का। मुझे याद है कि जेवर वह क्षेत्र था जहाँ के लिए हमें हरियाणा के पलवल होकर आना पड़ता था अगर हम नोएडा से आएँ। आज से लगभग 10-15 साल पहले 1997 में यह जिला बना था और 2005 तक जितने भी अधिकारी थे वो हरियाणा होकर आते थे जेवर। यह सरकार आई 4 साल पहले। जेवर मेरा मैनिफेस्टो में भी था, व्यक्तिगत मैनिफेस्टो में था, जो मेरा एमएलए का मैनिफेस्टो था कि अगर मैं यहाँ से विधायक बना तो जेवर एयरपोर्ट को लाने का प्रयास करूँगा। विधानमंडल दल की पहली बैठक में जब सभी विधायक अपना परिचय दे रहे थे, मैंने सिर्फ खड़े होकर ये कहा कि देखिए मेरा परिचय जेवर एयरपोर्ट है, यह मेरा वायदा है और बीजेपी के लोक कल्याण संकल्प पत्र की धारा इसमें यह उल्लेख है कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। तो हम 10 लाख लोगों का रोजगारों का सृजन करेंगे कैसे? मैंने समझाया कि देखिए अगर एक हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाते हैं तो उससे बहुत सारे अपने आप में ही रोजगारों का सृजन होगा और उसकी स्थापना से जो अनेकों कंपनियां और विदेशी निवेशक आएंगे वह हमें लाखों रोजगार दे सकते हैं। जब यह बात समझाई और उसके बाद बार बार मैं प्रयासरत रहा माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, तो यह समझ में आया सरकार के, उस प्रोजेक्ट ने गति पकड़ ली। बाद में 2018 में एक समय ऐसा आया जब मुआवजे के मुद्दे पर किसानों में थोड़ा आक्रोश देखने को मिला। 7-8 गांव ऐसे थे जहां पे विवाद शुरू हो गया था। हाँ, मेरे सत्र का समय था जब मैंने सुना और इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से मैंने जाना कि यह प्रोजेक्ट जो है दूसरे प्रांत में जा सकता है। तब मैं किसानों के बीच में गया और मैंने उन्हें समझाया कि देखिए ये बड़ी मुश्किल से कोई प्रोजेक्ट किसी क्षेत्र के लिए मिलता है। हो सकता है आज हमें इसका फ़ायदा नज़र ना आ रहा हो, लेकिन हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो किस तरीके से अपनी तरक्की कर पाएगी, नौजवानों को कैसे रोज़गार मिलेंगे, ये इसी प्रोजेक्ट से तय होना है। तो सारी चीज़ें मैं किसानों को उनके घर घर जाकर, उनके चौपालों पर जाकर जब समझाता था तो किसानों ने विधायक होने के नाते मुझ पर यकीन किया। माननीय मुख्यमंत्री से कई मैंने वार्ता कराई किसानों की, 500 रुपये उन्होंने बढ़ाई भी जो मौजूदा रेट था। तो कुल मिलाकर समझाने से एक रास्ता बना और आज हम उस मुकाम पर आ गए हैं कि बिना कोई गोली चले, बिना कोई डंडा चले, वहाँ हम हवाई पट्टी बनाने के लिए तैयार हैं। ज्यूरिक कंपनी ने काम भी शुरू कर दिया है और ये हमें भी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा बिड इस पर आएगी। हमारा आकलन था कि 250-300 रुपये के बीच में पर यात्री बिड आएगी, लेकिन ज्यूरिक एक प्रोफेशनल कंपनी है, उसने 400 रुपये कुछ पैसे की बिड डाली। तो
ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि यह उत्तर प्रदेश की जीडीपी का एक बहुत बड़ा, ऐसी आमदनी इससे सुनिश्चित हो जाएगी इस एयरपोर्ट से, जिससे हम यहाँ की 24 करोड़ की जनसंख्या को बहुत सारी योजनाएं दे पाएंगे। आप उत्तर प्रदेश का उसकी तरक्की का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हालिया महीनों में उत्तर प्रदेश कोविड की दूसरी लहर, उस दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों का हाल, लोगों का हाल, उसको लेकर चर्चाओं में रहा। आपकी भी चिट्ठी चर्चाओं में रही। ट्विटर पर आप सक्रिय हैं, ट्विटर पर भी वो चिट्ठी थी जिसमें आपने राज्य के मुख्यमंत्री को और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी और कहा कि थोड़ा प्राइवेट अस्पतालों की जवाबदेही तय हो। क्या था ये पूरा मामला? देखिए, 2 लहरों का हमने मुकाबला किया। पहली लहर, उसमें हमने समस्या देखी प्रवासियों की, क्योंकि ऐसे हालात हो गए एक साथ, जो लॉकडाउन लगाया गया, तो वो ये हमें उम्मीद नहीं थी इतना लंबा लगेगा। जब लोग घर जाने लगे, सड़कों पर जाने लगे, तो वो हमने महसूस किया। खैर, स्थिति बिगड़ने से पहले सभी लोग चेते और व्यवस्थाएं बनाई गई। उसके बाद दूसरी लहर आई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शुरू के 3-4 दिन ऑक्सीजन का बड़ा भारी संकट रहा, क्योंकि ये किसी को आभास नहीं था कि यह एकाएक इतने वेग से आएगी दूसरी लहर। तो हमने महसूस किया हम लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे, और हमने जो अस्पतालों का, विशेषकर बड़े अस्पतालों का रवैया देखा, तो हमने पाया कि उन्होंने उन अस्पतालों को एक पैसा कमाने का माध्यम बना लिया। कोई अगर ऐसा आदमी है जो साधन संपन्न है या जो सिफारिश वाला है, उसे एडमिशन मिल सकता था, लेकिन जब हमने ग्रामीण क्षेत्र में देखा तो बहुत लोगों को दाखिला नहीं मिल पाया। ऐसे लोग जिन्हें हम बचा सकते थे उन्हें हम नहीं बचा पाए। तो स्वतः ही मैंने ये पूछा था आईएमए से कि आखिर आईएमए जो डॉक्टरों की संस्था है, उसका फ़र्ज़ होता है कि ऐसी आपदा के समय में उसे नज़र भी आना चाहिए कि आम आदमी की ग्रामीण क्षेत्र में क्या सेवा हुई। और दूसरा मैंने सवाल पूछा था उन बड़े अस्पतालों से जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं कि आपकी कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इस आपदा के समय में आपने उनका क्या निर्वहन किया। कुछ लोगों ने इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहा और आईएमए से मेरे खिलाफ पत्र भी लिखवाए गए। तब मैंने आईएमए से ये कहा कि मेरा सवाल सिर्फ ये था कि कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स की, क्या आईएमए डॉक्टरों की संस्था है या निजी अस्पतालों की। क्योंकि मैंने देखा कि भर्ती होते समय 5 लाख, ऑक्सीजन के 60,000। देखिए, गाँव में रहने वाला किसान और मजदूर तो इस रेट पर अपना इलाज करा नहीं सकता, इसलिए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मैंने उन्हें आभास कराया। उन्होंने मेरे खिलाफ प्रधानमंत्री को, मेरे संगठन को पत्र भी लिखे। तब मुझे मजबूरन उन्हें एक पत्र में लिखना पड़ा कि अगर जनता की आवाज़ उठाना गलत है तो ये गलती मैं आगे भी करता रहूँगा, क्योंकि जनता ने मुझे चुना है जी। और आपको आपकी जिम्मेदारियों का एहसास मैं कराता रहूँ, इसी के लिए प्रतिनिधि बनाऊँ। खैर, बाद में उन्हें एहसास हुआ। आईएमए के प्रेसिडेंट और उनकी सेक्रेटरी मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि उस पत्र का हम लोगों ने गलत मतलब समझा था। भविष्य में हम अपनी जो कर्तव्य है उसका पालन गरीबों के लिए भी करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र में हम स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने में मदद करेंगे। ये तो उन्होंने कह दिया। ये बताइए विधायक जी, सरकार आपकी, धीरेन्द्र सिंह के बारे में बात करिए किसी से, लोग कहते हैं साहब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बड़े क्लोज हैं, फिर उन प्राइवेट अस्पतालों पर नकेल कसने के लिए कोई विधि, कोई कानून, कोई ऐसे प्रेसिडेंट्स कि हाँ साहब इन 20 अस्पतालों ने गड़बड़ की, इन 50 ने की, इन 100 ने की, तो देखिए इसका ये नतीजा निकला। वो फिर आगे अमली जामा कैसे हुआ उस पर? उसी पत्र के आधार पर वो हमने स्वास्थ्य मंत्री को भी भेजा, मुख्यमंत्री कार्यालय को भी, तो उस पर कार्रवाई हुई। सीएमओ ने सभी अस्पतालों को नोटिस जारी किए। उससे एक संदेश चला गया जनता में। देखिए, हम व्यवस्था में किसी के खिलाफ कब आवाज़ उठा सकते हैं? जब हमें सहारा मिले। लोगों ने जब देखा कि हमारा विधायक इसके लिए आ गए, तो उन लोगों ने धीरे धीरे शिकायतें करना शुरू कर दी। और जिलाधिकारी स्तर पर जो कमेटी बनी,
उससे लोगों के बहुत पैसे वापस हुए और लोग अपने अधिकार को समझने लगे, प्रार्थना पत्र लिखने लगे, तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। अगर आप ज़िले से रिकॉर्ड मंगाकर देखेंगे तो करोड़ों रुपए निजी अस्पतालों से हमारे प्रशासन ने वापस कराएं। हमारे पास भी शिकायतें आने लगी, हम भी अस्पतालों से संपर्क करते हैं, भाई इनकी मदद कर दीजिए। तो ऐसा नहीं है, कोई बात अगर उठाई गई है तो उसका लाभ निश्चित तौर पर आज हमें ना मिले, लेकिन आने वाले समय में मिलेगा। मुख्यमंत्री भी इसके लिए गंभीर थे। उन्होंने मीटिंग में कहा कि सभी वो अस्पताल जिन्होंने इस आपदा को अवसर में बदला है, उन सब का ऑडिट होना चाहिए। उसके ऑडिट के उन्होंने निर्देश दिए और उसके बाद ये चीज़ सरकार के संज्ञान में आ गई कि ये कमियां रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इस पे ज़रूर कोई ना कोई ऐसी विधि बनाई जाएगी जिससे इन पर अंकुश रखा जा सके। एक आखिरी सवाल, जब आप ट्विटर पे मैं देखता हूँ कोई लोग आपको ट्वीट करते हैं SOS और इस तरह से, तो आप रिप्लाई करते हैं। अमूमन हम लोग राजनीतिक पार्टियों के ट्विटर हैंडल पर देखते हैं उस तरह की सक्रियता, तो आपकी कोई सोशल मीडिया टीम रहती है? हाउ डू यू मैनेज दिस? देखिए, शुरू से मैं हूँ तो आर्ट्स का स्टूडेंट, लेकिन टेक्नोलॉजी ने जिस तरीके से पूरी दुनिया को एक बदलने का प्रयास किया और बदला, कोरोना महामारी के समय जब हम मिल नहीं सकते, डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, किसी से मदद मांग नहीं सकते रूबरू मिलकर, तो ये एक एहसास हुआ उस वक्त कि आखिर टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम दूरस्थ कैसे लोगों को सेवा प्रदान कर पाएं। उसके लिए हमारे ऑफिस में टीम रहती है, 4-5 लोग हम बैठे और एक टीम हमने बनाई। कोरोना के समय में ऑफिस को एक्टिवेट कर दिया, ट्विटर 24 आवर चला दिया, एक व्हाट्सएप नंबर हमने दे दिया। बहुत से लोग ट्विटर नहीं जानते, जैसे पहली लहर में बहुत सारे प्रवासी फंसे हुए थे आसपास के प्रांतों में, तो हमने ऐसे स्पॉट चिन्हित कर दिए नोएडा के, ग्रेटर नोएडा के अन्य प्रांतों में। हमारे पास लोगों की क्वेरीज आने लगीं और हमारा ऑफिस उन्हें इमदाद पहुंचाने लगा। जिस स्टेट का मामला है, संबंधित ऑफिसर से हम बात करते थे, उन्हें मदद कराते थे, लोगों को बस NGO के माध्यम से उपलब्ध कराते थे। प्रदेश सरकार ने बाद में बसों को फ्री कर दिया उनके माध्यम से। तो ये सारा सिस्टम खुद हम लोगों ने बनाया और हमारी जो टीम थी इसमें, उसने काफ़ी मदद इसमें की, क्योंकि 24 आवर में हम लोग समय बांट लेते थे कि रात को 2 बजे तक कौन रहेगा, उसके बाद सुबह 6 बजे तक किसकी ड्यूटी होगी। तो एक टीम वर्क से उस समय काम किया गया और हमने समझा कि टेक्नोलॉजी को और भी जनता के नज़दीक हम ला सकते हैं। उसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं और हम बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया से ही सॉल्व करते हैं। कहीं टूटी सड़क की तस्वीर आ जाए, कहीं लोगों की समस्या आ जाए। सड़क का आपने अच्छा बताया विधायक जी। हम अभी नोएडा से आ रहे थे, आपके गांव रास्ते में सड़क टूटी हुई है। देखिए, ये डेवलपिंग एरिया है यमुना प्राधिकरण का, यहाँ बहुत सारे सेक्टर डेवलप हो रहे हैं। कई डिस्प्यूट पुराने ऐसे हैं जो अदालतों में लंबित हैं, तो वहाँ सड़कें अभी पूरी तरीके से जुड़ नहीं पाई हैं, स्टे हो रखा है। हाँ, कई जगह सड़कों पर स्टे। जैसे मैं रघुपुरा से कनेक्टिविटी की बात करूं तो जब हम पैरेलल आते हैं हाईवे के, तो कई जगह वहाँ ज़मीनों पर स्टे लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो सड़कें बन नहीं पाई हैं। लेकिन हम जेवर तक पूरा प्रयास कर रहे हैं, पैरेलल इसके यमुना एक्सप्रेसवे के जेवर तक जोड़ दें पूरे ग्रेटर नोएडा को, और उस पर काम चालू है, डेवलपिंग है सारा। आपको यहाँ फिल्म सिटी देखने को मिलेगी, जहाँ आप बैठे हैं यहीं की ज़मीन में वो बनने जा रहा है। अच्छा। तो वहाँ सड़कें बन रही हैं। इधर सेक्टर 33 और 29 हैं, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनी आ रही हैं, जहाँ एयरपोर्ट के पास ही उसकी लोकेशन है। तो कुल मिलाकर आने वाले 6-7 महीने में आपको पूरी सड़कें दुरुस्त मिलेंगी। मैं ये उम्मीद करता हूँ। एक आखिरी चीज़, ये भी ट्विटर के हवाले से, क्योंकि आप भी ट्विटर पर एक्टिव हैं और हमारा तो काम ही सोशल मीडिया से ड्राइव होता है। कई लोगों ने ऐसे मुझे टैग किया, फिर एक दफ़ा मैंने ट्वीट भी किया था कि भाई गमछा, तो बोले ये विधायक जी हैं और ये भी बड़े आपकी तरह सौरभ जी रंग बिरंगे गमछे डालते हैं। आपको लगता है कि नेताओं के साथ कुछ स्टीरियोटाइप चस्पा कर दिए जाते हैं? जैसे आपने कहा कि आप म्यूज़िक सिस्टम प्ले करते हैं, लेकिन नेता को हमेशा पब्लिक में एक ख़ास इमेज में आना पड़ता है, वो बहुत वेरिएशन नहीं दिखता। मतलब मुझे नहीं दिखते हैं नेता जो जीन्स टी-शर्ट पहने हों, किसी क्लब में पब में भी हों, फिल्म देखने जा रहे हों, एक पब्लिक भी बिल्कुल वैसे ही देखते हैं हमेशा, एकदम जियो बहादुर खद्दरदारी टाइप से। ऐसा कुछ है स्टीरियोटाइप का मसला?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, गमछा चूंकि हम किसानों के आंदोलनों में रहे, तो सड़कों पे जब आंदोलन करते थे, सर्दी गर्मी का कोई दिन नहीं होता, किस दिन ज़्यादा सर्दी हो, किस दिन ज़्यादा गर्मी हो, सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस ने घेर लिया, ज़मीन पर बैठ गए। तो एक अंगोछा ऐसा हथियार था हमारे पास जो हमारे पसीने पहुंचने के भी काम आता था और ज़मीन पे बिछाने के। रात को अगर हमें कहीं लंबा धरना देना हो गया तो लंबा अंगोछा सफ़ेद रखते थे, उसी को ओढ़ के सो गए। ट्यूबवेल पे कहीं नहाना होना था तो उसे बांध के नहा लिए और सुखा के फिर यूज़। आपने ठीक बता दिया। मुझसे भी लोग बहुत पूछते हैं, तो मुझे यही कहानी पूरी दोहरानी पड़ती है कि भाई ये तो गांव घर का प्रतीक है। विधायक जी, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरी बातचीत आपने सुनी। अब आपकी बारी है इन दावों पे अपनी प्रतिक्रिया देने की। बाकी ये जो लल्लन टॉप की यूपी का हालचाल लेने की यात्रा है, ये चलती रहेगी। विधायक जी के दावे कितने दमदार हैं, ये जेवर की जनता तय करेगी। भविष्य में हम जिन ज़िलों में आएंगे उनके बारे में भी बता दें। अभी गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में है, इसके ठीक बाद बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फिरोज़ाबाद, इस तरह से एक सफ़र रहेगा। लल्लन टॉप के सोशल मीडिया हैंडल्स पर आपको हमारे पूरे ट्रिप के बारे में पता चलता रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।